हाँ, तो आज दोस्तों हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जो जिन्होंने स्टेट बैंक में पूरी लाइफ जॉब की और किस तरीके से लाइफ को बिताया जाए। हर का एक सपना होता है कि उसकी एक परमानेंट बहुत अच्छी सी नौकरी हो, लेकिन उन्होंने उस नौकरी को किया और करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया। तो दोस्तों मन में सबकी उत्सुकता होगी कि एक रिटायरमेंट के एज के पे आने के बाद भी ऐसा क्या था जिसके कारण वो इस बिजनेस में लगे रहे। और लगे रहे ऐसा नहीं, मैंने जैसा कि ऑडियो भेजा था, मुझे एक घटना याद है, आज से लगभग 3 साल पहले की घटना है कि मुझसे उन्होंने बोला मीटिंग के बाद कि सर मैं मोदी केयर ऑफिस जा रहा हूँ और वहां से कुछ परचेजिंग करूंगा। और करीब 1.5 घंटे बाद मैं देख रहा हूँ कि वो ऑफिस में आए और उनको यहाँ पे पट्टी लगी हुई थी। तो बोले कि जैसे ही मीटिंग से निकला तो स्किड कर गया बाइक और मैं एक्सीडेंट का शिकार हो गया और 3-4 टाके लगे। अब आप सोचिए क्या कमिटमेंट लेवल था एक आदमी को, जब 3-4 टाके लग जाए, सुनने से ही वो कहता नहीं घर जाना, अब कहीं नहीं जाना है, लेकिन वो टाके लगवाने के बाद और आकर के काउंटर पे देखा बिलिंग करवा रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक जुनून, एक जोश, एक जज्बा था उन सपनों के प्रति जो जिसके प्रति उनका कमिटमेंट था। और यही कमिटमेंट है कि आज उनको इतने अच्छे लेवल पे, प्रेस्टिजियस लेवल पे आज वो हैं। और सिर्फ वो खुद नहीं है, उनके नीचे उनकी टीम में बहुत सारे कमिटेड लीडर्स प्रोड्यूस हो गए हैं। तो बोलते हैं ना, जैसा आप हैं, जैसा आप होगे, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो उन्होंने भी, उनके अंदर वो काबिलियत है कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट किया। तो ये कायनात को उन्होंने जो पॉजिटिव मैसेजेस भेजे, इसके कारण वो आज खुद भी सक्सेसफुल हैं और अपने टीम के लोगों को भी सक्सेसफुल बना रहे हैं। और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग उनकी टीम में आते जा रहे हैं और अभी बहुत सारे आने बाकी हैं। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, प्लैटिनम डायरेक्टर विनय कुमार लाल सर एंड कामनी मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये मौका दिया हमें। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फोरम है कि हम लोग अपने सक्सेस स्टोरी को लोगों को बता सकें और जिससे हम लोगों को इंस्पिरेशन मिले। मैं अपना थोड़ा सा पिछला बैकग्राउंड बताऊं। मेरा जन्म और लालन पालन एक गांव में हुआ, दरभंगा जिला के एक गांव में। गांव तो बहुत ही एडवांस है पहले से ही, लेकिन 18 किलोमीटर दूर है गांव से। हमारी एडमिशन सीधा ऐसे इनफॉर्मल पढ़ाई घर पर ही होती रही और फॉर्मल एजुकेशन के लिए जिला के सबसे अच्छे स्कूल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमने दिया और 6 से ही हमने पढ़ाई शुरू किया, 6ठे से। और उस जिला का स्कूल अभी भी बढ़िया माना जाता है सबसे। वहाँ से हमने पढ़ाई शुरू की और बोर्डिंग हाउस में रह करके हमने पढ़ाई की। हालांकि गांव हमारा बहुत दूर नहीं था, लेकिन ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम डेली आकर के वहाँ 18 किलोमीटर आके पढ़ाई करते। पढ़ाई किया और वहाँ से हमने हायर सेकेंडरी पास किया। पढ़ाई में वैसे तो सब साल ठीक था। हायर सेकेंडरी का पहला बैच हमारा था। हम क्लास में हमेशा फर्स्ट या सेकंड किया करते थे, लेकिन हायर सेकेंडरी के बोर्ड में हमारा 2nd डिवीजन अच्छे मार्क्स से हुआ। लेकिन उस समय सबका रिजल्ट ऐसे ही हुआ था और मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में, वेटनरी में सब जगह हुआ। उस समय हमारे पिताजी बहुत बीमार रहा करते थे और ये दिक्कत लग रही थी कि जल्दी से तुम पढ़ाई खत्म करो और नौकरी शुरू करोगे तो हमारी लायबिलिटीज पूरी हो जाएगी। एग्रीकल्चर किसी भी ग्रेजुएशन के एडमिशन में उन्होंने मना कर दिया कि डिप्लोमा करो। और डिप्लोमा में न्यू पाटलिपुत्रा पॉलिटेक्निक, जो 2 साल में डिप्लोमा करता था हायर सेकेंडरी के बाद, मैट्रिकुलेशन के बाद 3 साल का हुआ करता था, वही एक पॉलिटेक्निक ऐसा था जहां 2 साल में ही डिप्लोमा मिल जाता था। वहां हमने एडमिशन लिया, लेकिन भीतर से हमको डिप्लोमा की इच्छा नहीं थी। हम कभी भी डिप्लोमा करके डिग्री हमें मिले वो उसकी खुशी हमें नहीं थी। हम कोशिश करते रहे और NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, ICR का विंग था, अब तो इंडिपेंडेंट हो गया। वहां पर हमारा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ। पिताजी बोले कि चलो शुरू तो करो तुम। हमने कहा कि वहाँ स्कॉलरशिप्स बहुत है और मुझे मिल जाएगा। लकीली फर्स्ट ईयर तो हमने किसी तरह खींचा और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट होते ही मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। अब मेरे लिए रास्ता खुल गया
ये 4.5-5 साल की पढ़ाई मैं आसानी से कर सकूंगा। और फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते मेरे फादर का डेथ हो गया। माँ से हमने कहा कि ये पढ़ाई हम कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे फिर देखेंगे। पढ़ाई हमारा खत्म ही हुआ था, अभी हमने एग्जामिनेशन दिया था कि हमें जॉब, वहां पर जॉब बहुत आसानी से मिल जाता था। जॉब हमें मिला और हम जॉब को काफी चेंज करते रहे, मुझे शांति नहीं मिली। मुझे लगा कि हमें हायर एजुकेशन और भी करना चाहिए, तो हमने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया। फेलोशिप मुझे मिल गया तो हमने एमटेक में भी एडमिशन ले लिया और उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। एमटेक हमारा कंप्लीट होते होते कई जॉब हमारे हाथ में आए और हमारे प्रोफेसर बोले कि तुम पीएचडी में एडमिशन ले लो, तुमको फेलोशिप मिल जाएगा और हमने तुम्हारा सिलेक्शन कर दिया है। मैंने उनसे कहा कि अल्टीमेटली पीएचडी करने के बाद ही तो जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है सोसाइटी का वो तो इसी से मतलब रखता है कि जॉब करे, अच्छी पढ़ाई करे। अच्छा मैं कर ही रहा था और जॉब में जाए। खैर हमने डिसीजन लिया, हम पीएचडी में एडमिशन नहीं लिए, हम जॉब करने लगे। राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में नौकरी हमने शुरू की। मेरी माँ चाहती थी कि मैं बिहार में आ जाऊं, बाहर नहीं रहूं, और संजोग से स्टेट बैंक का अपॉर्चुनिटी आया। मैंने अप्लाई कर दिया, एग्जामिनेशन भी लिखा और मैं वहां से पास कर गया। मुझे स्टेट बैंक में नौकरी करने की थोड़ी सी भी तबीयत नहीं थी कि मैं टेक्नोक्रेट था और ये क्या क्लर्क का काम मुझे करना पड़ेगा। इस फीलिंग से मैं चाहता नहीं था, लेकिन भगवान की मर्जी थी। रिटन पास हुआ, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू जब तक मैं वापस जयपुर गया था उसी टाइम मुझे कॉल आया। उस समय में तो टेलीफोन था, मोबाइल था नहीं। टेलीफोन से और टेलेक्स से मुझे मैसेज दिया गया कि तुम इंटरव्यू के लिए फलाने दिन अपीयर हो जाओ। मैं वहां ऑफिस पहुंचा और तुरंत वापस हो गया, इंटरव्यू के लिए आ गया यहाँ। इंटरव्यू के बाद हमारे बड़े भाई पूछे तुम्हारा कैसा इंटरव्यू हुआ है। मैंने कहा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ है, तो क्या उम्मीद है। हमने कहा नहीं सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू का मार्क्स तो 20% होता है, 80% मार्क्स तो रिटन का होता है, जो मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन फाइनल रिजल्ट आ गया। तब तक मैं वापस चला गया था अपने जॉब पर जयपुर में। मैंने वही रिजिग्नेशन दिया। आई एम नो मोर इंटरेस्टेड टू सर्व इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा 1 मंथ का नोटिस समझिए और हमको नो ड्यूज का सर्टिफिकेट आप हमको दे दीजिए। मैं आ गया यहाँ पर, 1 महीना में बिताया। लास्ट में वहां से नो ड्यूज का सर्टिफिकेट लिया और वापस यहाँ ज्वाइन कर लिया। यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बांका में दिया गया, जो बहुत छोटी जगह, हालांकि ब्रिटिश टाइम का ही सब डिविजनल हेडक्वार्टर वो था, लेकिन जगह बहुत छोटी थी। मैं वहाँ अकेले रहने लगा। तब तक मेरी शादी हो गई थी। मैं वहाँ अकेला रहता था, लेकिन वीकेंड में मैं चला आता था पटना। और 4 महीने बाद मुझे हेड ऑफिस बुला लिया गया एक पर्टिकुलर असाइनमेंट्स के लिए। और तब से मैं हमेशा स्टेट बैंक के पटना एलएचओ में लंबे समय तक के लिए एसोसिएटेड रहा और किसी न किसी प्लानिंग या मॉनिटरिंग काम से लगा रहा हर तरह। एक अपॉर्चुनिटी आया जिसमें कि ब्रांच में काम करना जरूरी होता है, मुझे हाजीपुर में दे दिया गया। वहां के बाद मुझे सहरसा दिया गया, फिर मोतिहारी। और ये ब्रांचेज में मैं गया तो ब्रांचेज का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अपने आईक्यू से हमने ये सोचा कि हम जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं विथ इंफ्रास्ट्रक्चर वही हम टच करेंगे। तो हमारा सभी जगह इंस्पेक्शन रेटिंग अच्छा रहा। हम लोगों का ब्रांचेज में आईआर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण उस समय में यूनियन बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, हमारा आईआर भी अच्छा होता था। वर्चुअली इट वाज जस्ट गॉड गिफ्टेड। हमने कुछ कोशिश भी नहीं किया और हमारा कुछ अनुभव भी नहीं था, लेकिन अपने काम के स्टाइल से लोगों को काफी खुश रहते रहे, हमारे बॉस भी खुश रहे। और फिर वापस मैं जोनल ऑफिस मुजफ्फरपुर, उसके थ्रू फिर पटना हेड ऑफिस में आ गया मैं, और फाइनली पटना से ही मैं रिटायर कर गया। ये करियर स्टेट बैंक का मुझे अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि मेरे नेचर के हिसाब से जॉब तो नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता था, कोई टेंशन नहीं था। और अपने प्रोफेशनल जॉब में मुझे बहुत टेंशन था 24 घंटे का, क्योंकि डायरेक्टली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से डील करना था, जो हाईली पेरिशेबल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था
कि हमको केवल आदमी से डील करना पड़ता था, कुछ नहीं, जो आदमी करेगा उसी का इवैल्यूएशन करेंगे, उसी का हम गाइडेंस करेंगे, और पब्लिक डीलिंग था। हम वहाँ पर बहुत अच्छे तरह से जॉब को हमने किया और ये बहुत ही सक्सेसफुल जॉब कहा जा सकता है। अब इस कैरियर में हमको नौकरी कहीं दिक्कत नहीं थी और पैसा भी हम निगोशिएट करके लेते थे। स्टेट बैंक में पैसा मुझे कम जरूर था, लेकिन इसके टर्मिनल बेनिफिट्स और अदर फ्रिंज बेनिफिट्स यहाँ ज्यादा थे, जो मैंने यहाँ आने के बाद भी कोशिश करता रहा हूँ मैं जॉब को छोड़ने के लिए, लेकिन फाइनली हमने नहीं छोड़ा। लेकिन अब मैं ये बोलूं कि मुझे उतने पैसे से हमारी जैसे कंप्रोमाइज करना पड़ता था, मुझे मेरे लाइफ में किसी तरह से सब कुछ चल रहा था। फिर बच्चे हुए, 2 लड़के हमारे हैं, उनकी पढ़ाई वढ़ाई हमने शुरू की। बैंक से कई सुविधाएं थी, जिससे कि हमने बच्चे को हॉस्टल में, रेजिडेंशियल स्कूल में बड़ौदा में डाला। दूसरे बेटे को भी वहां डालने लगे तो हमको लगा कि बेकार है, और वहां रेजिडेंशियल स्कूल के जो बाई हुआ करती थी, सर्वेंट्स वगैरह, मेड जो बच्चों को पालती थी, वो बोली कि आप साहब पटना में रहते हो, बच्चों को इतना दूर क्यों रखते हो, अपने पास रखो। और ठीक समय, उस समय हमारी पेरेंटहुड भी जागृत हो गई थी कि 2 बच्चे अगर हमारे हैं और दोनों दूर रहेंगे तो क्या लाइफ में है। हम वापस यहाँ ले आए। अब हम अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल सकते थे, क्योंकि बैंक से ये सुविधाएं थी हमें कि हम उस अच्छे स्कूल में डालते। लेकिन मेरा इवैल्यूएशन अलग था। हमने केंद्रीय विद्यालय में डाला, जहाँ टीचर बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं, कैरिकुलम बहुत स्टैंडर्ड होता है और पैसा नहीं लगता है। उसमें एडमिशन दिक्कत है, लेकिन हमारा एडमिशन हो गया। अब बच्चे को हम यहाँ रख करके, और हम वहाँ से जहाँ बैंक हमको भेजती गई, हम बाहर जाते गए। वाइफ के साथ दोनों बच्चों को हमने स्कूल के बगल में घर लेकर के, बैंक की सुविधा से हमारा लीज्ड हाउस भी होता था, ये सब कुछ था। अब मैं एक पॉइंट आता है कि मैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क में आऊं, और मैं बहुत ही सक्सेसफुली रिटायर किया। सब कुछ मुझे जो ड्यू था वो मिलता गया रहा। बैंक के जॉब में मैं बहुत ही अच्छा असाइनमेंट, मतलब मेरे लाइकिंग का असाइनमेंट मैं करता रहा। टूरिंग जॉब था, जिसमें काफी सुविधाएं मिलती थी, अच्छे से अच्छे रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में हम रह पाते थे। प्लेन से जाना आना, ट्रेन में भी AC1 में जाना आना, सब सुविधाएं थी। लेकिन एक चीज था, सारा कुछ पर बाइंडिंग था। हम उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही करेंगे, वो करेंगे, हमें वो स्वतंत्रता नहीं थी। अब हम जो कुछ चाहते थे कि हम बच्चों को ये कुछ चीजें दे सकें, हमारे पास में लिमिटेशंस था। 2 चीज की लिमिटेशंस थी, इनकम लिमिटेड था, उस हिसाब से खर्चा हो जाता था सब कुछ। दूसरा, टाइम की बाइंडिंग थी, बैंक के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम का हमारा प्रेशर रहता था। लेकिन एक चीज जरूर पिछले जॉब से ये अच्छा था कि हमें 5 साढ़े 5 बजे के बाद, अब तो खैर देर तक लोग बैंक में बैठते हैं, हमारे टाइम तक 5 साढ़े 5 बजे के बाद हम लोग भूल जाते थे बैंक को, घर में आते थे। वो भी टाइम सफिशिएंट नहीं होता था, कभी बच्चे बीमार, कभी कुछ है, कभी वाइफ बीमार, कभी रिलेशन बीमार। मेरी एक माँ थी जो वो भी साथ में रहती थी, तो कभी उनको चैलेंजेस होते थे, उसको मैं पर्सनली अटेंड नहीं कर पा सकता था। डॉक्टर के पास सब सुविधाएं थी, बैंक की तरफ से सारी सुविधाएं थी, लेकिन पर्सनल जो हमारा टाइम था उन लोगों के लिए हमको नहीं मिलता था। अब जब मैं और आगे बढ़ा तो 2006 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी ए नाम की कंपनी की बताई गई। उसमें हमें ये बताया गया कि ये सब सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। तो मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की बात सोचने लगा, रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए, क्या क्या नहीं किया जाए। तो हम वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, और वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मुझे बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम, टेक्निक डेवलप करवाया। लेकिन वो जो ड्रीम दिखा रहा था, वो सारे कुछ असंभव लग रहे थे लेना, क्योंकि उसके पे आउट का सिस्टम या जो भी ड्रीम के कमिटमेंट को पूरा करने का जो तरीका था, उसमें उम्मीद खत्म हो गई थी। अब एक्सपेंशन भी ज्यादा नहीं हो रहा था, बहुत मेहनत करने के बाद भी ज्यादा ग्रोथ उसमें नहीं था। अब हम में बैंक में एक नया अपॉर्चुनिटी आया उसी टाइम में कि क्रॉस सेलिंग कहते हैं कि बैंक का जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट केवल पैसे का लेन देन है, उसने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस भी शुरू कर दिया।
इस चीज को ओवरसी करने के लिए एक जोनल ऑफिस के लेवल में मुझे अपॉइंट किया गया और मैं उसको देखने लगा। मैं देखा तो वो हमें अच्छा लगा पब्लिक के लिए, और उस काम को करने में मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें चैलेंजेस ज्यादा हैं, पब्लिक डीलिंग दिक्कत है, और दूसरी बात है कि बैंक के डिपॉजिट को ही इधर से उधर कर देना है। तो दो चीज बैलेंस करना है, बैंक का बिजनेस बना रहे, मतलब डिपॉजिट आता रहे और ये जाता रहे, इसमें भी आए। तो ये बैलेंस करने का बड़ा दिक्कत वाला हिसाब किताब था। मुझे लगा कि ये काम ठीक नहीं है, जो ट्रेडिशनल है वही ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट तो हमको था नहीं, हम क्यों करें, और हम कर रहे थे रिटायरमेंट। तो हमें ये लगा कि नहीं, किसी ने हमें ये बताया कि जब आप रिटायर हो जाइएगा तब आप अपना पर्सनल लेवल पर इसको कीजिएगा, और यही हुआ। एमवे में अपॉर्चुनिटी या इन्वॉल्वमेंट का प्रोपोर्शन कम होते ही हमने इसमें काम शुरू कर दिया, और रिटायर होते ही, द डे आई रिटायर्ड, उसी दिन हमने रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि एग्जामिनेशन हम बैंक के खर्चे से कर ही गए थे पास, हमको ये करने का मौका मिल गया, हम उसमें लग गए और उसमें मैं अच्छा कर रहा था। बीच ही में रिटायरमेंट के बाद एक अपॉर्चुनिटी और आया हमें। यहाँ पर एक कोऑपरेटिव नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कोऑपरेटिव के ऑफिसर्स लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उसमें मैं विजिटिंग फैकल्टी की तरह वहाँ क्लास ले रहा हूँ अभी भी। वहाँ भी जाने लगा और वहाँ पर और भी टेक्निकल सेशन एंगेज करने के लिए मुझे मौका मिला। लेकिन वो ऐसा था कि मेरे लिए कुछ उसमें एफर्ट करना नहीं था, और बहुत आसानी से जिस लेवल के लोग वहाँ ऑडियंस होते थे उसके लेवल के हिसाब से बहुत ही कोई मेहनत का काम नहीं था। केवल जाना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मतलब एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा का सेशन नहीं होता था, और वो करके मैं एक और भी हमको ये मिला। अब ये सब करते हुए एक दिन हमारे यहाँ हमारे सुनील वर्मा साहब और सुमन सर रात में पहुंचे, और वो 12-1 बजे तक हमें इसके बारे में डेमो दिखाया, प्लान बताया, सब कुछ किया। तो वाइफ से सीधा इन लोगों ने पूछा क्या विचार है, तो वाइफ ने कहा कि कोई हर्ज नहीं है, इतना साम काम कर ही रहे हैं, एक ये भी करके देख लेंगे। तो इन लोगों को काफी खुशी हुई, और मेरे मन में ये था कि ठीक ही है, एमवे से अगर कंपैरिजन किया जाए और ये लोग कह रहे हैं कि इसमें पे आउट बेटर है, क्यों नहीं इसको कोशिश किया जाए। मेरे साथ क्या था कि पैसे की जितनी जरूरतें हमें होती थी उतना पैसा हमको मिल रहा था, पेंशन भी अच्छा मिलता था, लेकिन पेंशन इतना सफिशिएंट नहीं था कि हमारे जरूरतों को पूरा कर सके। दूसरी बात है कि पेंशन का या सैलरी का पैसा खर्च करने में हमेशा बजट होता था, और एमवे में तो शायद नहीं, लेकिन मोदी केयर में मुझे विदेश जाने का मौका और अपने देश के कई शहरों में जाने का हमें मौका मिला एमवे के खर्च से। बैंक के भी खर्च से हम जाते थे, बैंक के खर्च से, बैंक के असाइनमेंट के अलावा मुझे एलटीसी मिलता था, एलटीसी से मैं बच्चों के साथ घूमने के लिए जाता था, और यूरोप, मलेशिया, सिंगापुर भी हम लोग गए थे, लेकिन वो बजट ट्रिप था। बैंक केवल खर्चा कन्वेंस का देता है, जैसे हम ट्रेन से या प्लेन से जाएंगे तो उसका खर्च बैंक देती थी, बाकी खर्च तो मुझे खुद करना था। तो हम बजट करते थे कि पर डे हमको खाने में इतना खर्च होगा, और आने जाने में कन्वेंस ये खर्च होगा, वहाँ घूमने में ये खर्च होगा, तो इतना का हम अलग से अरेंजमेंट करके हम वहाँ जाते थे और उसको ही एंजॉयमेंट समझते थे। जब मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी आया, गोवा हम लोग गए, तो वो लग्जेरियस, जहाँ लिबरल सब कुछ था मिला हुआ, जहाँ खाने का, ठहरने का, वहाँ जब हम बैंक के असाइनमेंट से जाते थे तब तो बढ़िया होटल में ठहरते थे, द बेस्ट होटल में ठहरते थे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, और बैंक के एम्प्लॉई होने के कारण हमको रेट भी वहाँ कम लगता था। लेकिन जब हम एलटीसी में जाते थे तो हम बजट को करने के लिए हम इसके हॉलीडे होम या गेस्ट हाउस में जाया करते थे। हॉलीडे होम और गेस्ट हाउस जो होता था बैंक का वो तो बढ़िया था, लेकिन जहाँ होटल में गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट होता था तो होटल का जो सबसे खराब कमरा हुआ करता था वो गेस्ट हाउस के लिए दिया करता था, और सर्विसेज भी पुअर होती थी। तो हम कंपैरिजन करते थे कि क्या हम होटल में तो है गेस्ट हाउस या हॉलीडे होम, लेकिन ये सुविधाएं नहीं है। हम बजट से अपना भी खर्च कर रहे थे, तो कोई भी पैसा इधर उधर खर्च नहीं कर सकते थे,
क्योंकि फिर दूसरे टाइम में, फिर दूसरे ट्रिप में फिर मुझे एलटीसी में आना है। तो वो और इसके ट्रैवल में, मोदी केयर के ट्रैवल में हम जब दुबई गए तो वो लग्जरियस सब कुछ वहाँ अरेंजमेंट ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वर्ग हो। खाना पीना, ठहरना, घूमना, सब सारा कुछ कंपनी की तरफ से, और वो भी हॉस्पिटैलिटी द बेस्ट हो सकता है। और जैसे हम बजट में जाते थे तो उसमें भी कहीं कहीं कुताही होती थी और हमको डिमांड करना पड़ता था। यहाँ हम सेलेक्ट करते थे कौन सा क्या करें नहीं करें। तो ये फर्क पड़ता है। हम मोदी केयर के इसके अलावा धीरे 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 हमारा लेवल भी बदलता रहा, और अभी मई के महीने में जब हम प्लेटिनम लेवल में आ गए तो हमें और भी सुविधाएं मिलने लगी हैं और पैसे भी बढ़ गए हैं। अब इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज मोदी केयर में क्या है कि हम अपने तो आगे बढ़ ही रहे हैं, हमारे साथ जैसे अनूप गुप्ता साहब ने कहा कि हमारे नीचे हमारे टीम में लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी यहाँ इसकी होती है जिसकी कल्पना हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे। एमवे में भी कभी यह अपॉर्चुनिटी नहीं था। हम अपनी सक्सेस की बात तो कर सकते थे, लेकिन दूसरे के सक्सेस को भी हमारा कुछ होगा जिससे कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो, उसके बारे में कभी वहाँ सोच नहीं सकते थे। और रैदर ये ऐसा लगता था कि वहाँ पर जो हमारे लीडर्स हैं वो हम ही को अपना इन्वॉल्व करा करके अपना एडवांटेज लेते हैं। यहाँ ठीक उल्टा है। ये बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपने डाउनलाइन को किसी में इन्वॉल्व करा करके हम एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। जब तक कि उसको एडवांटेज हम नहीं करा देंगे, जब उसकी सुविधाएं नहीं देंगी और उसमें जो प्लेजर हमें है शायद अपने में नहीं है। हम तब भी बोलते हैं कि हमारे टीम में इतना पैसा आता है, कंपनी की तरफ से इतना पैसा दिया जाता है, ये सब कुछ है। और इस सब की जो खुशी है वो यहाँ नहीं है। अब ये सारा कुछ आता है कि आखिर हम बैंक की नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी करते हुए भी, और पेंशन पेंशनेबल है, फैमिली पेंशन है, मेरे वाइफ को भी पेंशन मिलेगा, तब भी हमारे दोनों बच्चे अच्छे सेटल हैं। उन्होंने भी टेक्निकल एजुकेशन किया है और वो लोग भी अच्छे हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह हैं। वो लोग भी मोदी केयर में रजिस्टर्ड हैं और धीरे धीरे वो भी बढ़ रहे हैं जितना टाइम उसमें इन्वॉल्व देते हैं। उनका भी अच्छा है। इतना कुछ होते हुए भी मोदी केयर मैं क्यों करूं? रिटायरमेंट के बाद मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं अपना टाइम कैसे बिताऊं, और मुझे कुछ कुछ ऑफर, बैंक से भी ऑफर आया कि आप आइए एडवाइजर के रूप में यहाँ आइए, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहेगा, हर 2 साल के बाद रिव्यू होगा और ऐसे आएंगे। तो हमने पॉइंट ब्लाइंडली बिना सोचे हुए हमने कहा कि नहीं, बैंक में दोबारा हम नौकरी के लिए नहीं जाएंगे। और हम जिस तरह से नौकरी किया है, जिसको हमने लाइक नहीं किया है, नौकरी लाइक नहीं किया है, लेकिन पैसा मुझे मिलता था बिना काम किए हुए, ये मुझे खुशी थी। अब मैं जो जाऊंगा रीएम्प्लॉयमेंट में, उससे अच्छा है कि मैं अपना टाइम उसमें लगाऊं जहां मुझे ज्यादा प्लेजर मिले। और यही कारण है कि एमवे में मैं आगे बढ़ा। एमवे के साथ साथ जितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं आजकल, उसमें उस सब में मैं डील करने लगा, और उसमें भी मेरा क्लाइंट बेस अच्छा बन गया है और नॉलेज भी अच्छा है। लेकिन मोदी केयर और एमवे का स्किल डेवलपमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उसके कारण मैं मोदी केयर में भी जो कुछ भी सफल हूं, उसका एक ही कारण वो है। और दूसरे हमारे अपलाइन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जितने भी हैं, उन लोगों का गाइडेंस, टाइमली गाइडेंस। और अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम में जो हम जूम पर सभी लोगों से मिल पा रहे हैं, सभी लोगों का एडवाइस काउंसलिंग सीख पा रहे हैं, ये तो शायद संभव नहीं था कि किसी और भी अपॉर्चुनिटी में। इस तरह की ट्रेनिंग और मीटिंग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का भी होता है, लेकिन उसमें दूसरे तरह का अप्रोच है। उसमें अप्रोच है केवल आप गोल टारगेट बना करके अचीव कीजिए अपना। यहाँ क्या है कि आप अचीवमेंट दूसरे लोगों को करवाइए। तो ये जो प्लेजर है सीखना और सिखाने का, जो मेरे नेचर में अच्छा है, अच्छा लगता है। साथ ही साथ जो पे आउट है, मैं चूंकि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस भी करता हूं, तो इंश्योरेंस का तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
म्यूचुअल फंड में चूंकि मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट का वैल्यू कम हो गया है तो उसका पे आउट भी प्रोपोर्शनेटली कम हो गया है। लेकिन मोदी केयर में पे आउट भी ज्यादा है, क्योंकि मैं सारा अपॉर्चुनिटीज अवेल कर रहा हूं और कंपेयर मैं आसानी से कर सकता हूं। और ये आसान भी है क्योंकि इसका जो एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग है, वो बहुत ही सहज है। सीख के लोगों को सिखाना भी है, जो कि सीख के सिखाना आसान काम है इसमें है। उसमें आप सीखिए तो आप खुद ही कीजिए, सिखा नहीं सकते हैं। तो वो आपके साथ ही साथ रहेगा और क्लाइंट उसके ज्यादा डिमांडिंग है। इसके क्लाइंट ज्यादा डिमांडिंग नहीं है क्योंकि पैसा आता है, क्लाइंट को सर्विसेज वहां ज्यादा चाहिए। अभी मार्केट में जैसे डाउन हो गया तो वहां लोगों का ऑब्जेक्शंस या चैलेंजेस ज्यादा है। यहाँ मोदी केयर में ये चीज है। और इसके कारण क्या है कि ये सारी कुछ जो अपॉर्चुनिटी है उसमें मन लगता है। और मेरे ख्याल से जिस एज का मैं हूं और मुझे कोई हेल्थ चैलेंजेस नहीं है, आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि चूंकि हम वेल का प्रोडक्ट यूज करें, और जो ए नाम की कंपनी थी उसके भी न्यूट्रिशन और वेलनेस का प्रोडक्ट हम यूज करते रहे, उसका एक पार्ट तो जरूर होगा, लेकिन फिजिकली और मेंटली मैं बहुत ही एक्टिव हूँ, जिसके मुझे हेल्थ का चैलेंज मुझे कुछ भी नहीं लगता है। और ये सारा कुछ मुझे इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करता है और देता है। और एक मैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, मैं आदमी कोई भी अर्निंग्स करता है तो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए, जो भी कहिए, दोनों के लिए वो कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। और हम लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दो तरह के हैं, फिजिकल और डॉक्यूमेंट्री। फिजिकल का मैं कहेंगा जैसे बिल्डिंग है, कार है, या इस तरह की चीजें जो है, मतलब आप कोई भी गैजेट्स लेते हैं तो वो सारा फिजिकल फैसिलिटी जो भी है, फिजिकल एसेट जो भी है, ये हमें कुछ बेनिफिट दे कि नहीं दे, उसके मेंटेनेंस पे बहुत खर्च है। और उसका डिप्रिसिएशन जिस दिन पे करते हैं उसी टाइम से डिप्रिसिएशन शुरू होता है, उसका एक लाइफ है। मोदी केयर में ये अपॉर्चुनिटी अच्छा है कि जितने भी फिजिकल डिप्रिसिएबल एसेट्स हैं उसके लिए अलग से प्रोविजन करके कंपनी देती है हमें। मतलब आप इसको हमेशा बदलते रहिए, 5 साल 6 साल के बाद गाड़ी को बदलिए, मकान अगर बदलना चाहते हैं तो मकान बदलिए, इसलिए कि जैसे पुराना होगा वो डिप्रिसिएशन भी होगा और रिपेयर मेंटेनेंस उसमें ज्यादा लगेगा, तब भी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरा पार्ट है प्रॉपर्टी, जमीन। कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट, फिजिकल एसेट है तो उसके साथ लिक्विडिटी उसकी जीरो है। मोदी केयर जो दे रही है उसको हमने यूज किया तो ठीक है, लेकिन अगर उस एसेट को हम डिस्पोज करना चाहें फॉर आवर एनी कंटीजेंसी तो वो आसान नहीं है। अगर हमारे टाइम में किसी न किसी लिटिगेशन में पड़ गए, कोई गोतिया दियाद उस पर क्लेम करने लगा, केस कर दिया, तो उसके सेटलमेंट में बुढ़ापे में या हमारे बाद बच्चों को वो एंजाइटी होगा, बहुत लोग उसको फॉलो अप नहीं कर पा सकता है और वो चला जाएगा। मोदी केयर में वर्चुअल एसेट है, ये हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया। और ये वर्चुअल एसेट क्या है कि ये आप पैसे के सेविंग के साथ साथ आपको कैश दे रहा है और ये परमानेंट कैश आपको देता रहेगा। फिजिकल एसेट के अलावा आपको वर्चुअल एसेट भी दे रहा है जिसकी लिक्विडिटी तुरंत है, महीना कंप्लीट हुआ आपके अकाउंट में पैसा आ गया। और ये एसेट, ये वर्चुअल एसेट हम जनरेशन तक किसी को पास ऑन कर सकते हैं। कोई भी आदमी इस पर क्लेम करके लेने का कुछ है ही नहीं। ये सिमिलर चीज आपके डॉक्यूमेंट्री एसेट में भी है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड, उसमें भी ये चीज है, लेकिन उसकी लिक्विडिटी या उसका वैल्यू जैसे इंडेक्स टू इन्फ्लेशन वो नहीं है। इन्फ्लेशन के कारण उसका वैल्यू कम हो जाए, जैसे फिक्स डिपॉजिट का रेट कम हो रहा है, अगर हम म्यूचुअल फंड में डालें तो अभी मार्केट कम है तो उसका वैल्यू कम हो जा रहा है। ठीक उसी के उल्टा डायरेक्ट सेलिंग में और पर्टिकुलरली मोदी केयर में ये बहुत ही अच्छा है कि इंडेक्स टू इन्फ्लेशन है, अगर वैल्यू भी कम हो रहा है
तो हमें पे आउट बढ़ रहा है, हमारा इंडेक्स इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तब भी हमारा उसी के प्रोपोर्शनेट हमारा पैसा बढ़ रहा है। रादर ये लॉकडाउन के पीरियड में हम समीर मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक ऐसा आउटलुक समझा है कि ये जो डिप्रिसिएशन है, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से भी ज्यादा हम लोगों को पे आउट कर रहा है उतने ही बिजनेस में, और ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद विश्व में और कहीं नहीं हो सकता है। और हम इसके लिए बहुत ही बहुत आभारी हैं हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को, जो जिन्होंने हमें मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस किया और अच्छे से अच्छे गाइडेंस दे करके, गाइडलाइन करके हमें आगे बढ़ने के लिए अच्छा मौका दिया। और हम सभी से यही कहेंगे कि अच्छा है कि हम जो भी अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर रहे हैं उसमें क्वालिटी अगर बात करें तो क्वालिटी फैसिलिटीज और अनवरत जनरेशन तक पासन करने वाला फैसिलिटीज, डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर से अच्छा अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको तन मन धन से इसको करें और इसके सारे फायदे उठाएं।